गांव में रामू नाम का बहुत ही गरीब और ईमानदार आदमी अपनी माँ के साथ रहता था। रामू दूसरों के यहाँ काम करके अपने घर का गुजर बसर करता था। दूसरी तरफ उसी गांव में उसका दोस्त रोहन भी रहता था, जो कि रोहन बहुत ही अमीर था। रोहन के पिता मूलचंद सुनार बहुत बड़े व्यापारी थे। एक दिन मूलचंद अपने व्यापार के सामान लेने के लिए जा ही रहा था कि तभी उसके सोने के सिक्कों की थैली अचानक से गायब हो जाती है। मूलचंद भागकर घर जाता है और थैली ढूंढने लगता है, लेकिन उसे अपने सिक्कों की थैली कहीं भी नहीं मिलती। इसलिए वे पूरे गांव में घोषणा करवाता है। और दूसरी तरफ रामू की माँ रामू से कहती है, बेटा, आज घर में खाने को कुछ भी नहीं है। जाओ कहीं काम देखो, नहीं तो हमें भूखा ही सोना पड़ेगा। हाँ माँ, मैं भी जाता हूँ गांव के सबसे अमीर व्यक्ति मूलचंद के यहाँ। शायद वहाँ मुझे काम करने को मिल जाए। इतना कहकर रामू अपने घर से काम की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली मिलती है, जिसे पाकर रामू बहुत खुश होता है, लेकिन बाद में सोचता है, अरे रे, इतना सारा सोने का सिक्का, पता नहीं किसका है। अब नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं लेना चाहिए। मुझे ये सिक्के उस आदमी को वापस कर देना चाहिए। हाँ। इतना कहकर रामू अपनी माँ के पास जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। तभी उसकी माँ बोलती है, अरे हाँ बेटा, ये तो बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। ये जरूर किसी जरूरतमंद आदमी का है। इसे हमें वापस कर देना चाहिए। हाँ माँ, तुम सही कहती हो। रामू और उसकी माँ बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मूलचंद का आदमी ऐलान करने गांव में आ जाता है। सुनो सुनो सुनो, मणिपुर गांव के लोगों, मेरी बात जरा गौर से सुनो। मूलचंद व्यापारी के सोने के सिक्कों की थैली कहीं खो गई है। जो कोई उस थैली को खोज करके मूलचंद व्यापारी को वापस करेगा, उस खोजकर्ता को एक सोने का सिक्का इनाम में दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। यह व्यापारी गांव वालों को पागल समझता है। क्या अगर किसी को उसके सोने के सिक्कों की थैली मिल भी गई तो वो क्यों लौट आएगा? क्यों भाई लोगों? और वैसे भी कौन एक सिक्के के चक्कर में अपना समय बर्बाद करे? चलो भाई भाई, चलो सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। चलो चलो चलो। इतना कहकर सभी गांव वाले अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं। तभी रामू अपनी माँ से कहता है, माँ, मैं इस सोने के सिक्कों की थैली उस व्यापारी मूलचंद को वापस करके आता हूँ, फिर देखना। रामू अपनी माँ से इतना कहकर उस थैली को लेकर सेठ मूलचंद के पास पहुँच जाता है। अरे रामू, तुम यहाँ कैसे? कहीं वो सोने की थैली तुम्हें तो नहीं मिली? हाँ सेठ जी, वो सोने की थैली मुझे ही मिली है, वही वापस करने आया था। ये लीजिए। तभी रामू उस थैली को मूलचंद को दे देता है और वहाँ से जाने लगता है। फिर मूलचंद उसे रोकते हैं और कहते हैं, अरे 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 रामू, अरे भैया, अपना इनाम तो लेते जाओ। हाँ। मूलचंद उस सोने की थैली में से एक सोने का सिक्का निकाल कर दे ही रहे थे कि तभी रामू बोला, सेठ जी, मुझे सोने का सिक्का नहीं चाहिए। अरे तो फिर क्या चाहिए रामू? सेठ जी, बात ऐसी है कि आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, जिससे मैं अपना और अपनी माँ के लिए कुछ खाने को ले जाऊं। ठीक है, तो ये लो रामू 2000 रुपए, जिससे तुम अपने घर का गुजारा कुछ दिनों के लिए आराम से कर सकते हो।
ठीक है ना बेटा? आपका आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इतनी मदद की। रामू इतना कहकर वहां से चला जाता है और जाकर बाजार से खाने के लिए सामान लेता है। सामान लेकर अपने घर की ओर चल देता है। घर पहुंचने के बाद अपनी माँ को सारी बातें बता देता है। उसकी माँ बहुत खुश होती है और कहती है, बेटा रामू, आज तो पेट भर भोजन करने को मिलेगा। हाँ माँ, आज ये जो पेट भर भोजन मिलेगा ना, मजा आ गया। और हाँ माँ, कल मैं काम के लिए शहर जाऊंगा, ठीक है? लेकिन बेटा, फिर मैं तो अकेली हो जाऊंगी और मेरा तुम्हारे बिन मन नहीं लगेगा। माँ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बेटा, लेकिन तुम आते जाते रहना। चलो बेटा, खाना खाते हैं, बहुत देर हो गई है। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही रामू शहर जाने के लिए तैयार होता है और कहता है, माँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, पर तुम अपना ध्यान रखना और अपना काम पूरी ईमानदारी से करना। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर रामू शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचकर उसने वहां के राजा के बारे में पता लगाया, जो बहुत ही अच्छा और दयालु था, जिसका नाम रामचंद था। फिर रामू राजा के महल गया और वहां के मंत्री से कहा कि मुझे राजा से मिलना है। मुझे महाराज से मिलना है। तो तुम हो कौन और राजा से क्यों मिलना चाहते हो भाई? देखिए, मैं दूसरे गांव से आया हूं काम के लिए और मैं बहुत गरीब हूं, इसीलिए मुझे महाराज से मिलना है। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर बाद राजा से मैं मिलवाता हूँ। इतना कहकर मंत्री वहां से चला जाता है और राजा को सारी बातें बता देता है और राजा यह सब सुनते ही उसको बुलाता है। अरे हाँ भाई, तुम कौन हो और क्या काम है? महाराज, मैं दूसरे गांव से काम के लिए आया हूं। कृपया मुझे कुछ काम दे दीजिए, जिसे करके मैं अपने घर का गुजारा कर सकूं। ठीक है रामू, मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा, लेकिन क्या तुम अपना काम सही से करोगे? बोलो, करोगे ना? जी महाराज, मैं अपना काम सही से करूंगा और पूरी ईमानदारी से करूंगा महाराज। आप जैसा कहें वैसा करूंगा। तो ठीक है रामू, मैं तुम्हें इस राज्य में बावर्ची का काम सौंपता हूँ, और हाँ, इसके साथ साथ हमारी राजकुमारी का भी ध्यान रखना होगा, ठीक है? जी महाराज, जैसी आपकी इच्छा। बहुत बहुत कृपा महाराज। धन्यवाद। इतना कहकर रामू अपना काम करने के लिए चला जाता है। तभी राजा अपने मंत्री से कहता है, मंत्री जी, आप इस रामू पर नजर रखना, कहीं कुछ गड़बड़ ना कर दे। जी महाराज, लेकिन महाराज, आज राजकुमारी का जन्मदिन है, शायद आपको याद नहीं है। क्या आज हमारी राजकुमारी अनन्या का जन्मदिन है? अरे, मुझे तो पता ही नहीं है। मंत्री जी, जाकर उस रामू से कह दीजिए कि आज मेरी राजकुमारी का जन्मदिन है, खाने में कुछ अच्छा ही बनाएगा, नहीं तो उसे काम से निकाल दूंगा मैं। जाइए। ठीक है महाराज, मैं अभी रामू से कहता हूँ। इतना कहकर मंत्री उस रामू के पास जाता है और राजा की कही हुई सारी बात रामू से बताता है। तभी रामू कहता है, नहीं मंत्री जी, मैं सब कुछ बहुत अच्छा बनाऊंगा, लेकिन आप मुझे काम से मत निकालिएगा। हाँ, ठीक है, चलो।
अब मन लगा के अपना काम करो, चलो। फिर रामू अपने काम करने के लिए किचन में चला जाता है और सोचता है, अगर मैंने महाराज को खाने में अच्छा नहीं दिया तो वो मुझे काम से निकाल देंगे, और आज उनकी बेटी राजकुमारी अनन्या का जन्मदिन भी है, तो बहुत सारे लोग भी आएंगे। अरे नहीं 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 नहीं, मुझे तो कुछ अच्छा ही बनाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रामू ऐसा सोच ही रहा था कि वहाँ मंत्री आ जाता है और कहता है, अरे रामू, महाराज का कहना है कि आज तुम पूरी सब्जी बनाओ। ठीक है मंत्री जी, जैसा आप कहें और जैसी महाराज की इच्छा। इतना कहकर रामू पूरी सब्जी बनाने लगता है और दूसरी तरफ से राजा रामचंद्र के यहाँ लोग आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें कि राजकुमारी अनन्या की दोस्त शर्मीली भी आती है। फिर राजकुमारी का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और फिर मंत्री भागकर रामू के पास जाता है और बोलता है, अरे रामू, अभी तक तेरा भोजन नहीं बना क्या? क्या कर रहा है? नहीं 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 मंत्री जी, बस बन गया भोजन। हाँ, बन गया। हाँ ठीक है, बन गया है तो सबके लिए निकाल दो, सब आ रहे हैं खाने के लिए। फिर रामू सबके लिए खाना लगा देता है और सब लोग आकर खाना खाने लगते हैं। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। उसी में से एक व्यक्ति बोलता है, भाई लोग, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट बना है। वाह, बस ऐसा मन कर रहा है कि खाते जाओ। फिर राजा और उसकी बेटी अनन्या खाना खाते हैं। खाना खा ही रहे थे कि तभी अनन्या की नजर उस बेचारे रामू पर पड़ती है और अपने पिता से कहती है, अरे पिताजी, ये कौन है और यहाँ कैसे? क्या आपने इसे बुलाया है? हाँ मेरी बेटी, मैंने ही इसे काम पर रखा है। बेचारा बहुत गरीब था, इसलिए मैंने इसे काम पर रख लिया। और हाँ, आज का भोजन इसने ही बनाया है। क्या सच में पिताजी, भोजन इसी ने बनाया है? अरे हाँ बेटी, इसी ने ही बनाया है। और तुम्हें अगर कुछ चीजों की जरूरत हो तो तुम इसको बोल देना, है ना, ये ला देगा। राजकुमारी का दिल उस रामू पर आ गया था और फिर राजकुमारी कहती है, हाँ ठीक है पिताजी, मैं मांग लूंगी। रामू एक दिन अपना काम कर ही रहा था कि तभी राजकुमारी वहां आ जाती है और बोलती है, अरे रामू, क्या कर रहे हो? अरे राजकुमारी जी, आप यहाँ पे कैसे? भला मुझे बता देती तो मैं आ जाता आपके पास में। बताइए, क्या काम है? कुछ नहीं रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अरे राजकुमारी जी, आपको हमसे क्या कहना होगा, बताइए। रामू, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार अपने जन्मदिन पर देखा था, तभी से मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और हाँ, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। क्या? अरे राजकुमारी जी, आप ये क्या कह रही हैं? हम आपसे कैसे प्रेम कर सकते हैं? हम तो आपके घर के नौकर हैं और आप कहां इतने बड़े राज्य के राजा की बेटी राजकुमारी, और हम कहां एक छोटे से नौकर। अगर हम एक दिन काम ना करें तो हमें भूखा सोना पड़ता है। ये सब मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं बस आपसे प्रेम करती हूँ और आपसे ही शादी करूंगी। राजकुमारी इतना कहकर वहां से चली जाती हैं और इधर रामू सोच में पड़ जाता है और अपने आप से कहता है, ओह, हे भगवान, अब तुम ही हमारी रक्षा करना। ये राजकुमारी तो पगला गई हैं। प्रेम हो गया है। अरे ऐसे कैसे किसी से भी प्रेम हो जाता है? अरे रामू,
क्या कर रहा है? चल, तुझे महाराज बुला रहे हैं, जल्दी चल। रामू इतना सुनते ही डर जाता है और सोचने लगता है। हाँ हाँ हाँ, हे भगवान, मेरा क्या होगा? अब तो महाराज मुझे मार ही डालेंगे। लगता है इन्होंने मेरी पूरी बात सुन ली है। भगवान, मेरी रक्षा करना। रामू डरते डरते महाराज के पास जाता है। महाराज के पास पहुंचने के बाद महाराज उससे कहते हैं, अरे रामू, अरे भाई, तुम आज इतने उदास क्यों हो? आज तो तुम्हारी तनख्वाह मिलेगी तुम्हें। तुमने बहुत ही अच्छे और पूरे ईमानदारी के साथ काम किया। शाबाश। इतना सुनने के बाद रामू के जान में जान आती है। फिर राजा उसको कुछ पैसे देता है। रामू उन पैसों को लेकर राजा से कहता है, हाँ हाँ, महाराज, मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं अपने गांव जाना चाहता हूँ। मुझे अपने माँ से मिले बहुत दिन हो गया है। मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन तुम्हें 2 दिन में वापस आ ही जाना होगा, ठीक है ना? 2 दिन। रामू अपने घर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसके पास राजकुमारी आती हैं और कहती हैं, अरे मेरे प्यारे रामू, क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मेरा तुम्हारे बिन मन नहीं लगेगा। तुम जल्दी वापस आना। अच्छा, ठीक है राजकुमारी, मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर रामू अपने घर के लिए निकल जाता है और घर पहुंचकर देखता है कि उसकी माँ घर में नहीं थी। फिर रामू अपनी माँ के बारे में गांव वालों से पूछता है। तब उसको गांव वाले बताते हैं कि अरे रामू भाई, अरे तुम्हारी माताजी की मृत्यु हो गई। क्या? क्या? मेरी माँ सच में मर गई? इतना कहकर रामू बहुत जोर जोर से रोने लगता है। मेरी माँ मर गई। भगवान, ये क्या हो गया? फिर गांव वाले रामू को समझाने लगते हैं और फिर रामू अपने घर चला जाता है। माँ के गुजर जाने की खबर सुनकर रामू सदमे में चला जाता है और फिर वह दोबारा कभी महल वापस लौटकर नहीं जाता और इस तरह से राजकुमारी का प्यार अधूरा रह जाता है। प्रीतमपुर नामक गांव में रघुवीर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी नंदिता और बेटी दीपा के साथ रहता था। रघुवीर एक किसान था। आज भी रोज ही की तरह वह अपने खेतों से काम करके घर वापस आया। तब उसकी पत्नी उससे बोली, अजी सुनते हैं, आपका भतीजा शेखर कल आपसे मिलने आ रहा है। क्या सच में शेखर आ रहा है? हाँ पिताजी, शेखर चाचा कल हमसे मिलने आ रहे हैं। मैं तो उन्हें पूरा गांव घुमाऊंगी और उनसे बहुत सारी बातें भी करूंगी। और हाँ, वह मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट और मिठाइयाँ भी लेकर आ रहे हैं। हाँ हाँ बेटा, ठीक है, अब जल्दी से सो जाओ। सुबह उठकर शेखर चाचा के आने की तैयारी भी तो करनी है, उनके पसंद का खाना भी बनाना है। और हाँ, मैं उसे लेने स्टेशन पर चला जाऊंगा। अगले दिन रघुवीर स्टेशन पर जाता है। शेखर रघुवीर को देखकर दौड़कर उसके पास आ जाता है और उसके पांव छूता है। रघुवीर उसे गले से लगा लेता है और कहता है, शेखर बेटा, कैसा है तू? कई सालों बाद गांव आया है। और तेरे माता पिता कैसे हैं? सब कुछ ठीक है चाचा जी, बस आपकी याद आ रही थी तो सोचा छुट्टियां आपके साथ बिताऊं। हाँ बेटा, तूने बहुत अच्छा किया। चल, तेरी चाची और दीपा दोनों तेरा इंतजार कर रही हैं। उसके बाद शेखर
अपने रघुवीर चाचा के साथ उसके घर आता है और नंदिता और दीपा भी शेखर को देखकर बहुत खुश होते हैं। सभी ने साथ मिलकर बहुत सारी बातें की और फिर खाना खाया। शेखर ने चाची के बनाए खाने की बहुत तारीफ की और अपने लाए हुए तोहफे और मिठाइयाँ दीपा को दी। दीपा वो सब कुछ देखकर बहुत खुश हुई। इसके बाद रघुवीर बोलता है, अच्छा शेखर, अब तुम अपनी चाची और दीपा से बात करो, मैं खेत जाकर आता हूँ, काफी सारा काम है खेत में। ऐसा कहकर रघुवीर खेतों की तरफ निकल जाता है। इधर शेखर दिन में दीपा के साथ सारा गांव घूमता है। शेखर घर आया तो शाम हो चुकी थी। शेखर अपनी चाची से बोलता है, चाचा जी अभी तक घर नहीं आए, काफी शाम हो गई है। हाँ बेटा, कई बार तेरे चाचा जी को काम करने में बहुत देर हो जाती है। लगता है आज भी उनका काम खत्म नहीं हुआ है। हाँ चाची जी, चाचा जी बचपन से ही बहुत मेहनती हैं, मेरे पिताजी बताते हैं मुझे। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं खेतों की तरफ निकल जाता हूँ। मैंने खेत तो देखे नहीं, इसी बहाने खेत भी देख लूंगा और चाचा जी को भी साथ में वापस ले आऊंगा। ठीक है बेटा, संभल कर जाना। अगले दिन शाम को शेखर खेतों की तरफ निकल पड़ा। सूरज ढल चुका था और रात होने वाली थी। शेखर ने खेत में देखा तो हल्की हल्की चांद की रोशनी खेतों में बिखर रही थी। चाचा जी खेतों से घर के लिए निकल चुके थे और खेतों में बनाई हुई एक झोपड़ी जहां धीमी रंग की रोशनी का एक बल्ब जल रहा था। शेखर उस झोपड़ी को ध्यान से देखने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई है। फिर शेखर ने खुद को समझाया, मैं भी ना कुछ भी सोचता हूँ, शायद वो आवाज मेरा कोई भ्रम होगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई आवाज आ रही है। अब मुझे घर चलना चाहिए। जैसे ही शेखर घर चलने के लिए वहां से मुड़ा, फिर उसे वही दर्द भरी आवाज सुनाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा तो वहां पर कोई नहीं था। शेखर आगे बढ़ गया, उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। शेखर फिर से मुड़ा और धीरे धीरे दबे कदमों से उस झोपड़ी के पास गया। शेखर ने अचानक देखा कि कोई काला साया उस झोपड़ी के किनारे पर खड़ा हुआ है। शेखर उसे देखकर डर जाता है और वहां से भागता हुआ सीधा घर आ जाता है। चाचा जी शेखर को ऐसे दौड़ता हुआ आता देखकर उससे कहते हैं, क्या बात है शेखर, तुम हाँफ क्यों रहे हो और इतने डरे हुए क्यों हो? चाचा जी, मुझे पता चल गया है कि वो रोने की आवाज किसकी है। किसकी है शेखर, तुम्हें कैसे पता चल गया? चाचा जी, मैंने खेतों में एक काला साया देखा। पता नहीं वो साया कौन सा था, लेकिन मुझे यकीन है कि वो रोने की आवाज उसी की थी। क्या आपको इसके बारे में कोई जानकारी है? नहीं शेखर, ऐसा कोई साया मैंने आज तक नहीं देखा और ये भी तो हो सकता है कि वो तुम्हारी आंखों का भ्रम हो। मेरी तो तुम्हें सलाह है कि तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। नंदिता, शेखर को भूख लगी होगी, उसे खाना खिलाओ। मैं अपने कमरे में जाकर आराम करता हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर मुझे खेत भी तो जाना है। यह कहकर चाचा जी अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर भी अपने कमरे में आ गया। चाचा जी ने उसे इन सब बातों के बारे में न सोचने के लिए जरूर कहा था, लेकिन शेखर उस साय को भुला नहीं पा रहा था। रात को शेखर सो गया। अगले दिन जब शाम हुई तो शेखर को न जाने क्यों वह दर्द भरी आवाज और वह साया फिर से याद आने लगा। शेखर ने अपने मन में सोचा, हो ना हो वो दर्द भरी आवाज उसी काले साये की थी। हो सकता है उसे मेरी मदद की जरूरत हो। मुझे उसका पता लगाना ही होगा। यही सोचकर शेखर फिर से शाम को खेतों की तरफ निकल पड़ा। लगभग रात हो चुकी थी। शेखर दबे कदमों से झोपड़ी के पास पहुंचा और उसकी आंखें यहाँ वहाँ उस साय को ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया। अचानक उसके कानों में रोने की आवाज सुनाई देने लगी। तभी शेखर बोला, काका, कौन हो तुम और ये आवाज किसकी है? शेखर के इतना कहते ही वह साया उसके सामने आ गया। यह देखकर शेखर बोला, आखिर तुम कौन हो और ये रोने की आवाज तुम्हारी थी? अचानक एक बिजली चमकी और उस बिजली की रोशनी उस साय के चेहरे पर पड़ी। शेखर ने उसका चेहरा देखा। वह बहुत ही दर्द में डूबा हुआ था। शेखर डरकर वहां से भागा और भागते भागते वह चाची जी के घर पर आ गया।
चाची जी शेखर को देखकर बोलती हैं, आ गए शेखर तुम। हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? आज फिर तो तुम खेतों की तरफ नहीं निकल गए थे। हाँ चाची जी, आप सही समझी। मैं खेतों की तरफ चला गया था और आज मैंने उस साये का चेहरा भी देखा है। चाची जी, खेतों में कोई तो साया है, कोई तो राज है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि चाचा जी आखिर इस पर ध्यान क्यों नहीं देते। शेखर, तुम तो जानते ही हो, तुम्हारे चाचा जी को सिर्फ अपने काम से प्यार है और वह इन सब बातों पर कभी भी ध्यान नहीं देते। तुम भी छोड़ो और भूल जाओ ये सब बातें। बैठो, हम सब यहाँ पर अंताक्षरी खेलते हैं। ठीक है चाची जी। वे लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी दीपा एक पुराना एल्बम लेकर वहाँ पर आती है और कहती है, माँ देखो, अपने कमरे की सफाई करते समय आज मुझे यहाँ पर ही पुराना एल्बम मिला है। नंदिता उस एल्बम को देखकर बहुत खुश होती है और दीपा से कहती है, अरे वाह दीपा, तुमने बहुत अच्छा किया कि यह पुराना एल्बम तुम हमारे पास ले आई। चलो आओ बैठो, मैं तुम लोगों को कुछ पुरानी तस्वीरें दिखाती हूँ। नंदिता शेखर और दीपा को पुरानी तस्वीरें दिखाने लगती है। तभी एक तस्वीर को देखकर शेखर चौंक जाता है और कहता है, चाची जी, ये तस्वीर किसकी है? शेखर का इतना कहना था कि तभी अचानक चाचा जी वहाँ पर आ पहुँचते हैं। चाचा जी उस तस्वीर को देखकर बहुत गुस्सा हुए और बोले, नंदिता, तुम ये क्या लेकर बैठ गई हो और तुमने इस तस्वीर को अभी तक संभाल कर क्यों रखा है? फाड़ कर फेंक दो इस तस्वीर को, दोबारा मुझे यहाँ दिखाई नहीं देनी चाहिए। ऐसा कहकर चाचा जी अंदर चले गए कि तभी शेखर ने नंदिता से पूछा, चाची जी, चाचा जी इस तस्वीर को देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गए? इस तस्वीर में जो लड़की है वो कौन है? बेटा शेखर, जाने दो ना, इसके बारे में हम बात नहीं करना चाहते हैं। चाची जी, आप शायद मेरी बातों पर भरोसा ना करें, लेकिन जिस साये की मैं बात कर रहा था, आज मैंने उसका चेहरा देखा। वो चेहरा बिल्कुल इस तस्वीर से मिलता है। यार तुम क्या कह रहे हो शेखर? ऐसा तो संभव हो ही नहीं सकता। क्यों संभव नहीं है चाची जी? ये कौन है? मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ चाची जी। शेखर, यह लड़की कोई और नहीं, तुम्हारी बुआ और मेरी ननद मालती है। कुछ सालों पहले की बात है। मालती एक किशोर नाम के लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन तुम्हारे चाचा जी को वह लड़का बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मालती ने तुम्हारे चाचा जी को किशोर के बारे में बताया। तुम्हारे चाचा जी बहुत गुस्सा हुए और वो बोले, एक बात कान खोलकर सुन लो मालती, तेरी शादी उस लफंगे से कभी नहीं हो सकती। भूल जाओ उसे और आज के बाद घर से बाहर एक कदम भी मत रखना, समझी? नंदनी, मालती की शादी की तैयारी करो। मैं जितनी जल्दी हो सके मालती की शादी करके उसे यहाँ से विदा कर दूंगा। तुम्हारे चाचा जी गुस्से में ऐसा कहकर चले गए। अगले दिन मालती किशोर के साथ भाग गई और जब तुम्हारे चाचा जी को ये बात पता चली तो उन्होंने गुस्से में बोला, मालती ने जीवन भर के लिए मेरी नाक कटा कर रख दी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मालती ऐसा करेगी। माँ बाप की मृत्यु के बाद मैंने ही उसे बाप बनकर पाला और आज उसने मेरी ही इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आज के बाद मालती से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, जीवन भर के लिए नहीं। और हाँ, तुम लोग भी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद इस घर के दरवाजे मालती के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। और उसके बाद हम में से कोई भी मालती से कभी नहीं मिला, न ही मालती कभी भी हमारे घर की तरफ पलट कर आई। लेकिन चाची जी, मालती की कोई खबर तो मिली होगी कि वो कहाँ है, कैसी है? सुना है वह पड़ोस के गांव का लड़का था और मालती उसके साथ उसी के घर में रह रही थी। इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ शेखर। चाची जी, मुझे समझ नहीं आता, अगर मालती बुआ अपने पति के साथ पड़ोस के गांव में रह रही हैं, तो कल उस साये का चेहरा मालती से क्यों मिल रहा था? यह तो मैं भी नहीं जानती बेटा। चाची जी, मैं एक बार मालती बुआ से मिलना चाहता हूँ। ठीक है शेखर, अगर तुम मालती से मिलना चाहते हो तो पड़ोस में उसके गांव में चले जाओ। वहाँ तुम किसी से भी किशोर का घर पूछ लेना, तुम्हें कोई भी उसके घर का पता बता देगा। और माफ करना बेटा, लेकिन तुम्हारे चाचा जी के गुस्सा होने की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती हूँ। और हाँ, जब तुम मालती से मिलना तो उसे तुम बताना कि मैं उसे बहुत याद करती हूँ
लेकिन बस तुम्हारे चाचा जी के गुस्सा होने की वजह से मैं आज तक उससे कभी मिल नहीं पाई और ना ही मैंने उससे कभी मिलने की कोशिश की। हाँ चाची जी, जरूर बताऊंगा। शेखर मालती की तलाश में पास के गांव निकल गया। जल्दी ही वह पास के गांव अंबिकापुर में पहुंच गया। सामने से आ रहे एक आदमी को शेखर ने रोककर पूछा, भैया सुनो जरा, इस गांव में कोई किशोर रहता है क्या? नहीं भाई, अब यहाँ कोई किशोर नहीं रहता। पहले वो इसी गांव में रहता था, लेकिन अब जाने कहाँ चला गया है। ना जाने कहाँ चला गया, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ यहीं रहता था ना? हाँ भैया, वो यहीं रहता था, लेकिन वो बड़ा ही दुष्ट था। वो आए दिन अपनी पत्नी से झगड़ा करता था और उसे मारता पीटता रहता था। उसकी पत्नी बेचारी उससे बहुत परेशान थी। एक दिन की बात है, उसके घर जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कुछ गांव वाले उसके घर के दरवाजे पर गए और उसके घर का दरवाजा खटखटाया। किशोर ने दरवाजा खोला तो गांव वालों ने देखा कि वो अपनी पत्नी को मार रहा था और बेचारी दर्द से चिल्ला रही थी। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन किशोर ने उन सबको गाली देकर और उल्टा सीधा कहकर वहां से भगा दिया। गांव वाले बहुत परेशान हुए। सभी के सभी मिलकर सरपंच के पास गए और बोले, सरपंच जी, किशोर अपनी पत्नी को लगातार मारता पीटता रहता है। उसकी आवाजें हमसे सुनी भी नहीं जाती, लेकिन उसके पास जाओ तो वो हमें गालियां बकता है और उल्टी सीधी बातें कहकर हमें वहां से भगा देता है। आपको इस बारे में कुछ करना चाहिए सरपंच जी। ठीक है, चलो हम अभी चलकर किशोर से बात करते हैं। सरपंच जी गांव वालों के साथ किशोर के घर के बाहर पहुंचे और उसे आवाज लगाई, किशोर, ओ किशोर, जरा बाहर तो आ। सरपंच जी की आवाज सुनकर किशोर बाहर आ गया और बोला, क्या है सरपंच जी, आधी रात को मेरे घर में आने का कोई मतलब? हमें पता चला है कि तू अपनी बीवी को मारता पीटता है। देख किशोर, दारू पीना अच्छी बात नहीं है और दारू पीकर अपनी पत्नी को मारना और भी खराब बात है। वो तेरी पत्नी है, तेरे भरोसे आई है। उसे अच्छे से रखना, खुश रखना तेरी जिम्मेदारी है। तू इसे मारना पीटना बंद कर दे, नहीं तो क्या सरपंच जी, वो मेरी पत्नी है। मैं उसे मारूं पीटूं या प्यार से रखूं, आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। हम तेरे पड़ोसी हैं और ये गांव हमारा है। हमें इस गांव की हर बात से मतलब है। तू अगर अपनी पत्नी को अच्छे से नहीं रख सकता तो ये गांव छोड़कर यहाँ से चला जा, समझा? सरपंच जी आपने उसे गांव छोड़ने को क्यों कहा? वो इसीलिए क्योंकि गांव छोड़ने के नाम से वो डर जाएगा और अपनी पत्नी को मारना पीटना छोड़ देगा। लेकिन सरपंच जी का अंदाजा बिल्कुल गलत था। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि उसके उल्टे अगले दिन वो गांव छोड़कर चला गया। बाद में पता चला कि वो पड़ोस के ही गांव में रह रहा है। वो पलटकर कभी इस गांव में वापस नहीं आया। इसके सिवा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यह कहकर शेखर अगले गांव की तरफ निकल पड़ा। जल्दी ही वह पड़ोस के गांव में पहुंच गया। वहां गांव वालों से किशोर के बारे में पूछने पर पता चला कि किशोर गांव के किनारे एक झोपड़ी में रहता है। शेखर उसे ढूंढता हुआ वहां पहुंच गया। उसके बाद वह झोपड़ी के अंदर गया तो देखा कि किशोर अपने घर के अंदर बैठा था। शेखर ने किशोर से पूछा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी धर्मपत्नी मालती कहाँ है? तू कौन है बे, और मैं तुझे क्यों बताऊं कि मेरी धर्मपत्नी मालती कहाँ है? इसीलिए क्योंकि वो मेरी बुआ हैं और मैं अपनी बुआ से मिलने आया हूँ। किशोर शेखर की बातें सुनकर डर गया और बोला, वो तो यहाँ से भाग गई। भाग गई? लेकिन कहाँ भाग गई? ये तो मुझे नहीं पता। हम दोनों का झगड़ा हुआ था और वो घर छोड़कर चली गई। उसके बाद वो पलटकर वापस नहीं आई। मुझे नहीं पता वो कहाँ है। किशोर की बात सुनकर शेखर मन ही मन सोचने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस काले साये का चेहरा मैंने देखा था वो अगर मालती बुआ नहीं है तो मालती बुआ कहाँ गई? मुझे सच का पता लगाना ही होगा। कुछ तो दाल में काला है। ये किशोर मुझसे कुछ छुपा रहा है। किशोर वहां से अपनी चाची के घर आता है और अपनी चाची को सारी बातें बताता है। यह सुनकर चाची जी कहती है, शेखर बेटा मालती कहीं भाग जाए, ऐसा उसका स्वभाव नहीं था। किशोर झूठ बोल रहा है। वह झूठ क्यों बोल रहा है यह तो भगवान ही जाने। शेखर इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ था
शाम होते ही शेखर फिर से खेतों की तरफ निकल पड़ा। वह खेत में पहुंचा और झोपड़ी के पास जाकर बोला, मालती बुआ, अगर आप यहाँ हो तो मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि मैं इस रहस्य को सुलझाना चाहता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आप मेरी बुआ हो तो वो कौन थी जो भाग गईं? और अगर वो जो भागी हैं वो मेरी बुआ थी तो आप कौन हैं? मैं इस रहस्य से पर्दा उठाना चाहता हूँ और साथ ही मैं आपकी मदद भी करना चाहता हूँ। शेखर की यह बात सुनकर काला साया उसके सामने आ गया और धीरे धीरे उस काले साये से काली परछाई हट गई और अब मालती का चेहरा साफ साफ दिखाई दे रहा था। यह देखकर शेखर बोला, क्या आप मेरी मालती बुआ हो? हाँ, मैं तुम्हारी मालती बुआ हूँ शेखर। लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे? यह एक लंबी कहानी है शेखर। मैंने किशोर के साथ भागकर शादी कर ली। उसके बाद किशोर ने लगातार शराब पीना और मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। सरपंच जी ने उस गांव से हमें भगा दिया। हम दूसरे गांव आए, लेकिन किशोर का यह रवैया नहीं बदला। एक दिन मैंने किशोर को धमकी दी कि मैं पुलिस में उसकी कंप्लेन कर दूंगी। किशोर ने गुस्से में आकर मेरा गला दबा दिया और मुझे मार डाला। उसके बाद गांव के लोगों को यह पता न चले, इसलिए उसने मुझे बोरी में भरकर मुझे मेरे ही चाचा जी के खेत में दफन कर दिया। तभी से मेरी आत्मा भटक रही है। मैं रोज रोती हूँ कि कभी कोई मेरी आवाज सुनेगा और मेरी मदद करेगा, लेकिन कभी किसी ने मेरी मदद नहीं की। मेरे भैया ने भी मेरी आवाज पर कोई ध्यान नहीं दिया। शेखर, मेरी मदद करो, मैं बहुत तकलीफ में हूँ। मैं मुक्त होना चाहती हूँ। मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ शेखर, मेरे हत्यारों को सजा दिलाओ। बुआ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं आपका जीवन आपको वापस तो नहीं लौटा सकता, हाँ, लेकिन आपको मुक्ति दिलाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके हत्यारे को सजा दिलवाऊंगा और साथ ही आपका अंतिम संस्कार भी करूंगा। शेखर, मुझे मुक्ति तभी मिल सकती है जब मेरे हत्यारे को सजा मिले, और सजा मिलने के बाद मेरा भाई अपने हाथों से मेरा अंतिम संस्कार करे। लेकिन भैया तो मुझसे इतना गुस्सा है कि शायद वो मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे, शायद मेरे मरने के बाद भी नहीं। नहीं नहीं बुआ जी, आप ऐसा मत कहो। मैं चाचा जी को जरूर मना लूंगा। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा। शेखर घर आ जाता है और अपने चाचा और चाची जी को सारी बात बताता है और फिर कहता है, चाचा जी, बुआ से गलती हुई थी, लेकिन उन्हें उनकी गलती की बहुत ज्यादा सजा मिल चुकी है। उन्हें अपनी गलती के लिए अपनी जान गंवानी पड़ी। आप उन्हें माफ कर दीजिए और मेरा साथ दीजिए। हम बुआ के हत्यारे को न केवल सजा दिलाएंगे, बल्कि बुआ को मुक्ति भी दिलाएंगे। चाचा जी, बताइए ना, आपने बुआ जी को माफ कर दिया ना? जब तक आप उन्हें माफ नहीं करेंगे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। रघुवीर शेखर की यह सारी बातें सुनकर रोने लगता है और फिर अपने भतीजे से कहता है, मुझे शर्मिंदा मत करो। मुझे नहीं मालूम था कि मालती को इस गलती के लिए अपनी जान गंवानी पड़ेगी, वरना मैं कभी उसे अकेला नहीं छोड़ता। शेखर, तुम मेरी मालती को मुक्त कराने के लिए जो भी कहोगे मैं करने को तैयार हूँ। इसके बाद शेखर और रघुवीर दोनों किशोर के घर पहुंचते हैं और किशोर उन दोनों को देखकर चौंक जाता है। तभी रघुवीर कहता है, किशोर, मेरी बहन मालती मेरे घर आ गई है और उसका कहना है कि तुमने उसे जान से मारने की कोशिश की। तुम झूठ बोल रहे हो। वो तुम्हारे घर वापस नहीं आ सकती। वो मेरे घर वापस क्यों नहीं आ सकती? तुम्हें गलतफहमी है। वो मेरे घर वापस आ गई है और उसी ने कहा है कि तुम्हारे खिलाफ हमें पुलिस कंप्लेंट करनी है। वो तुम्हारे घर वापस नहीं आ सकती क्योंकि वो मर गई है। मैंने ही उसे अपने हाथों से गला घोंट कर मारा था और तुम्हारे खेतों के पीछे उसे दफन भी कर दिया था। फिर भला जब वो जिंदा ही नहीं है तो तुम्हारे घर वापस कैसे आ सकती है? किशोर इतना कहता ही है कि तभी पीछे से दो कांस्टेबल घर के बाहर खड़े होकर सारी बातें सुन रहे थे। वह घर के अंदर आते हैं और उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। इसके बाद शेखर कहता है, हरामखोर, मैं जान चुका था कि तूने ही मेरी बुआ का कत्ल किया है। मेरी बुआ ने तुझे इतना प्रेम किया और इसके बदले तूने उनकी जान ले ली।
अब तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी? वो कैसे? तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत है। फिर शेखर किशोर को वीडियो दिखाता है जो चुपचाप से उसने अपने मोबाइल में बनाया था, जिसमें किशोर ने मालती को मारकर गड़ा देने की सारी बातें कही थी। पुलिस किशोर को पकड़ कर ले जाती है। इसके बाद शेखर अपने चाचा और चाची को लेकर खेत में पहुंचता है और मालती को आवाज देता है। उसकी आवाज सुनकर मालती सामने आ जाती है। फिर मालती उसे बताती है कि उसकी हड्डियां कहाँ पर दफन है। फिर शेखर झोपड़ी के पीछे गड्ढा खोदकर मालती की हड्डियां निकालता है और फिर सभी मिलकर उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद मालती मुक्त होकर हमेशा हमेशा के लिए वहां से चली जाती है।